अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों एक नारा बड़ा प्रचलित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये नारा उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में काम करेगा या नहीं करेगा, और इस तरह के नारों के पीछे का सियासी मकसद क्या है, और क्या ये नारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धार दे रहा है या फिर उत्तर प्रदेश की जाति पर बटी राजनीति इस पर भारी पड़ेगी। क्या है ये नारा और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका वोट बैंक से कितना ताल्लुक है, आज इन सारे मुद्दों पर खुलकर विस्तार से चर्चा हम डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक महीने का कह लें बल्कि 2 महीने से एक राजनीतिक अभियान चलाया हुआ है। उनका एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। वो स्टेटमेंट है, बटोगे तो कटोगे। ये कई मायनों में कई अर्थी शब्द हैं, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राजनीतिक मकसद, एजेंडा और उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस नारे में दिखता है। बटोगे से कटोगे, उनका तात्पर्य है कि ये जो 4 जून को नतीजे आए थे, इसमें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बीसी कम्युनिटीज़, बैकवर्ड कम्युनिटीज़, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़, इन सब का वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ था। इतना ज़्यादा बदला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। यानी वोटों का एक बड़ा हिस्सा चेंज हो गया था। जो भारतीय जनता पार्टी का कभी जिस पर पूरा हक था, वो हक बीजेपी का गया, और 4 जून के नतीजों ने इस बात को प्रूव किया। लिहाजा बीजेपी ने अपनी लाइन बदली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस लाइन से एक आगे लाइन पे गए। वो पॉलिटिकल लाइन है, बटोगे तो कटोगे। शिवपाल यादव ने एक नारा दिया, जो बटेगा वो पिटेगा। वो अब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उनका भी इसमें कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो सीधे का पिटेगा वाला है, दूसरे का अर्थ है कि अगर आप बट गए तो आप अकेले ले जाके आपको ठीक किया जाएगा, मतलब आपको राजनीतिक रूप से आइसोलेट कर दिया जाएगा। बहनों भाइयों, पूरी के पूरे यूपी की राजनीति इसी पिन पॉइंट के आसपास घूम रही है, बटोगे तो कटोगे पे। और ये नारा इन दिनों मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पिछले दिनों हरियाणा में भी चला है, और उसके परिणाम बीजेपी को बड़े राजनीतिक रूप से सार्थक परिणाम मिले। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के भी हैं। अब चूंकि दिवाली पड़ गई है इसलिए अभी इस पे बहुत धार नहीं गई है, लेकिन आप ठीक दिवाली के बाद देखेंगे तो ये मुद्दा चरम पर होगा। इसका जनक है उत्तर प्रदेश, प्रयोगशाला भी है उत्तर प्रदेश, और ये पता चलेगा उपचुनाव में कि वाकई में ये नारा बीजेपी का बाकी उसके सभी कामकाज पर भारी पड़ा है। ये नारा उसको वापस ताकत में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में ला पाएगा, अन्य राज्यों में ला पाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इस नारे को और इस कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट बल्कि कह लीजिए, नारा तो छोटी बात हो जाएगी, इस पॉलिटिकल कंसेप्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंडोर्स किया है, इस पर सहमति जताई है, और इसको वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने पिछले दिनों मथुरा में जो आयोजित आरएसएस की मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस पर जब सवाल आए तो उन्होंने इसको इंडोर्स किया पर बाकायदा। यानी जो योगी की लाइन है वही आरएसएस की लाइन है, और आने वाले समय में वही बीजेपी की ऑफिशियल लाइन होने वाली है। तो पीडीए क्या करेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या राजनीतिक इस पर निर्णय होगा, और क्या ये वाकई में बीजेपी को वापस बूस्टर डोज दे रहा है या फिर इस बार बहुत नुकसान कर देगा बीजेपी को। आज इसके समस्त पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के
अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। न तो देखो स्पीड ये न तो कटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ये भाजपा अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा है इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये नारा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता ये पटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से अपने साथ खड़ी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अशोक सिन्हा जी खासतौर पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, और जाने माने पत्रकार नावेद शिकोह जी मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है, बटेंगे तो कटेंगे का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका अर्थ हर व्यक्ति जानता है और आप भी जानते हैं। बटने का अर्थ और कटने का अर्थ यह है, देश एक बार कट चुका है। किन कारणों से देश कटा, देश का विभाजन हुआ, सबके सामने है। जो राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, हिंदुओं को तो बांट के जातियों में बताती हैं, मुस्लिम को वो खाली एक मुस्लिम के नाम पे कहती हैं, जबकि मुस्लिम खुद जो है आपस में जातियों में बटा है, फिरकों में बटा है, शिया, सुन्नी, हनफी। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे मुस्लिम भी हमारे कुछ मित्र बैठे हैं, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, शफाई, हम्बली, सल्फी, बहाबी, ये सब अलग अलग फिरकों को मानते हैं। इनके अलग अलग वो है। इस्लाम धर्म एक है, लेकिन मानने वाले अलग अलग लोगों के हैं। अगर जातियों की बात कर लेंगे तो अंसारी भी है, बेहंग भी है, चिकवा भी है, दुनिया भी है, गुनिया भी है, मंसूरी भी है, भटीपारा भी है, फकीर भी है, शाह भी है। इस तरीके से करीब 72 इनके यहाँ जातियां होंगी। या एक दूसरे के यहाँ खाना भी नहीं खाते, रिश्ते भी नहीं करते, लेकिन जब गिने जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा तो एक धर्म के नाम पे गिने जाते हैं। और जब हिंदुओं की बात होगी तो ये दलित है, तो ये दूसरी जाति का है, ये पिछड़ा है, तो ये अति पिछड़ा है, तो ये वो है, तो ये वो है। इस तरीके से गिनाया जाता है। और राजनीतिक रोटियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, वो इसी आधार पर अपनी राजनीति देश के अंदर कर रही हैं। तो जो योगी जी का कहना है, जो हमारी पार्टी का कहना है कि बटो मत, बटोगे तो जो बांग्लादेश में हुआ है। किसको बटने की आप बात कर रही हैं? कौन है जो बट रहा है? आपके मुताबिक वो कौन लोग हैं जो बट रहे हैं? लोकसभा के चुनावों में आपने देखा होगा कि आरक्षण के आधार पर देश को बांटने का तमाम एक शगुफा चलाया गया। एक समाज के अंदर मैसेज दिया गया कि फलाने व्यक्ति सरकार आएगी बीजेपी की तो जो है आपका आरक्षण समाप्त कर देगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा दलितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। जितनी भी हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं सब दलितों के लिए, गरीबों के लिए बनाई गई है और उनको दी जा रही है। लेकिन चूंकि चुनाव में नेता से जीत नहीं पा रहे, तो ऐसे मुद्दे ले आओ जिनसे कि आदमी का भावनात्मक जुड़ाव। आपके कहने का तात्पर्य है कि हिंदू हिंदू एक हो जाए? मेरा यह कहना, देश को बंटना नहीं चाहिए। देश का मुसलमान को भी हिंदुस्तानी है, उसको भी एक रहना चाहिए। वो जब फिलिस्तीन की बात आती है तो खड़ा हो जाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं तो वो बात नहीं करता है। बात यहां पर सवाल खड़ा होता है। तो आपका कहने का तात्पर्य कि हिंदू हिंदू एक हो जाएं और मुसलमानों चूंकि इकट्ठे हैं, आप हिंदू हिंदू एक चाहते हैं? देखिए, मेरा यही कहना है कि बंटना देश के लिए उचित नहीं है। अलग उंगली होगी तो लोग तोड़ देंगे, मुट्ठी होगी तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये इंटैक्ट रहने वाला है। इसी में सारी चीजें ये आप किसके लिए कह रहे हैं? हिंदू समाज के लिए कह रहे हैं? इसी में देश की सुरक्षा है। इसी में जो हमारे शत्रु देश है उनके लिए संदेश है कि हमारा देश एक जी। ये आप हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, मुट्ठी एक, सारी उंगली एक रहे? ये मैं सभी समाज के लिए कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट के नहीं देखती है, लेकिन जो राजनीतिक धर्म बांट के देखते हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा करते हैं, एक को धर्म मानते हैं और दूसरे धर्म में जातियों में बांटते हैं, ये उनके लिए संदेश है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये वो वाले आजम खां नहीं है, ये प्रवक्ता आजम खां हैं। आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये क्या भाषा है कि भाई बटेगा तो पिटेगा? आप किस तरह की एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं?
मारपीट की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी कभी हिंसक नहीं रही है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी के मारने वालों की पार्टी नहीं रही है। जो लोग महात्मा गांधी को मारे हैं वो इस बात को कह रहे हैं। बार बार ये लोग कह रहे हैं हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। हम लोग आजकल पीडीए एकता की बात करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने जो कहा वो राजनीतिक तौर पर कहा है कि अगर पीडीए समाज एक रहा तो जिस तरह से लोकसभा में पिटा है बीजेपी, उसी तरह से आगे बीजेपी पिटती रहेगी। तो हम अपने से जो हमारा जिस समाज की आजकल हम सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं कि आप एक रहिए, इनके बहकावे में नहीं आइए। ये तब आपको हिंदू याद आता है जब ये लोकसभा हार जाते हैं तो हिंदू याद आता है। मैं आपको लाया हूँ कमिश्नर और डीएम की ये सूची है जिसमें आज ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर 80 से 85% है। तो आखिर 80-85% कमिश्नर और डीएम ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर है, तो बाकी समाज कहाँ गया? यादव और मुसलमान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दलित और जो वर्मा, मौर्य, तमाम जिन लोगों की ये चर्चा करते हैं उनमें से 15% भी हिस्सेदारी। अधिकारियों की पोस्टिंग तो मेरिट पर होती है। नहीं, मेरिट पे कैसे होती है? मेरिट पे कैसे होती है? मेरिट पे कोई नहीं मेरिट। ये सिर्फ देख के हो रही। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, उस राज्य के लोग क्या सोचेंगे? तो हर आदमी को अपनी जाति पर गर्व है, आपको नहीं है? तो ठीक है, जिस पद पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के इस बात की भाषा का नहीं बोल सकते हैं। जब आप मुख्यमंत्री पे हैं इसका मतलब आप मुख्यमंत्री सबके हैं, ना मेरे सिर्फ ये मैं ये नहीं कहता वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री हैं तो सबके मुख्यमंत्री हैं, सबकी बात करनी पड़ेगी। आपको इसमें जो बटोगे तो कटोगे के किस पॉइंट पर इतराज है? देखिए, हिंदू वो तो समग्र एकता की बात कर रहे हैं कि हिंदू, हालांकि मैंने पूछा कई तरह से, लेकिन वो कहना तो चाहते हैं हिंदू हिंदू एक हो जाए, लेकिन एक्चुअली बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। लोग अवस्थी कहने का मंतव्य यही है, लेकिन अब कैसे कहें खुल के? तो मैं कह दे रहा हूं कि वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनको आइडियोलॉजी आरएसएस की रही है 1925 से, उसी की वो आगे बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों तक कहां थे? जब 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं हिंदू एकता याद आई? क्योंकि तब दलितों और ओबीसी को उन्होंने बेवकूफ बनाया, उन्हें हिस्सेदारी की चर्चा करी, हिस्सेदारी देने की बात करी। लेकिन जब दलित और समाज को और ओबीसी समाज को ये लगा कि नहीं इन्होंने हमें सिर्फ छला है, उन्हें फिर वो लोकसभा में उन्होंने एक चीज आपने देखी कि ये मुसलमानों के पैटर्न बदला। आपने आलोक अवस्थी का अध्ययन देखा? ये इन्होंने मुसलमानों पर रिसर्च की, इन्होंने कितनी जातियां गिनाई, एक साथ एक सांस में कितनी जातियों का जिक्र किया, कितनी तरह की पूजा पद्धति उसका जिक्र किया। तो इनका अध्ययन बढ़ा है उधर। तो आप इस बात को स्वीकार करो कि आप अल्पसंख्यकों में भी, खासतौर पर मुसलमानों में जातिगत विभेद हैं क्या? ऐसे जातिगत विभेद की बात नहीं है, आर्थिक असमानता सब में है, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, आर्थिक असमानता हर जगह है। और जो आजकल हम लोग इंडिया ब्लॉक सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो आर्थिक आधार पे पिछड़ों की बात कर रहा है। जो 90% गरीब है, वंचित है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। और वो समाज बिल्कुल न्याय लेके रहेगा। आलोक जी बीच में नहीं प्लीज, आलोक जी नो प्लीज, लेके रहेगा। पहला राउंड है सर, सबको अपनी बात कहनी है। थैंक यू सर, जितनी भी बात कर ले, लेकिन वो न्याय लेके रहेगा। धन्यवाद। मैं सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, आप मुझे बताइए कि ये बटेंगे तो कटेंगे का तात्पर्य आप लोगों ने क्या लगाया? देखिए, मैं भाषाई संस्कार में वर्तमान प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनको अपना आदर्श मानते हुए बात रखूंगी। तो जो कुछ कहूं ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री के भाषाई संस्कार को मैं ले रही हूं। मोदी जी हो गए हैं ना, सुन लीजिएगा, आगे सुनिएगा। उनके भाषाई संस्कार को लेकर जो कहूंगी वो हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा है, उसी को मैं आज ध्यान में रख के बोलूंगी। इन्होंने कहा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि बटेंगे कटेंगे। एक्चुअल में बांटेंगे और काटेंगे, और काट किसकी रहे हैं? जनता की। इनके जो ये शब्द हैं, आप देखिए, अगर शत्रु देश है तो क्या देश में आ गया है? और अगर एकता की बात है तो हम तो एक ही हैं। तो शत्रु देश अपने देश में आया नहीं है क्योंकि संस्कार सरकार इनकी है। अगर वो शत्रु देश यहाँ आ गया है, उनसे हमें बचना है, बचने के लिए एकता रखनी है, तो कैसे आ गया? अगर हिंदू मुस्लिम सब एक हैं तो कौन कहाँ किसको बांट रहा था? एक्चुअल में काटना और बांटना इनकी राजनीति रही है। आज से नहीं, अंग्रेज थे तो उनके साथ गलबैयां थी इनकी, और देश को स्वतंत्रता के संग्राम में सैनिक दे रहे थे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हिंदू हिंदू एक होगा तभी तो मुट्ठी बंधेगी ना। कैसे? अब बताइए। हमारे बताया आलोक जी ने ऐसे मुट्ठी नहीं, मुट्ठी काश
इनको पता होता कि इस ऐसे मुट्ठी सारी में उंगलियां? नहीं, उन्हें पता होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी मुट्ठी में आते हैं। संविधान के हमारे प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना को हटवाने के लिए लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, ये लोग शब्दों को हटा रहे थे, अभी आपको मालूम चला होगा। तो ये लोग प्रस्तावना संविधान जैसे कोई बात नहीं मानते हैं। और ये शब्द मैंने कहा ना कि जो कटने और बटने की बात है, एक्चुअल में जनता की काट रहे हैं। और जनता जब तक ये बात नहीं समझेगी, 10 वर्षों से इस देश में सरकार इनकी, कर्तव्य इनके, अधिकार इनके, तो अधिकारों का खूब फायदा हो रहा है, ये फल फूल रहे हैं। जनता 80 करोड़ आज भी 5 किलो अनाज पे तो निर्भर है। आपको कोई एतराज है अगर वो कहें हिंदू हिंदू एक हो जाओ बीजेपी के अरे लिए? कहाँ पे, अभी एक आदमी यही मार दिया गया कस्टडी में, पुलिस हिंदू था। बहराइच में हिंसा हुई, हिंदू था। किसने काटा, क्यों कटवाया, कैसे कटा, इसका उत्तर नहीं इनके पास। मोहित अभी पांडे एक लड़का कस्टडी में मारा गया, पूछिए ना उन लोगों से जो हिंदू हिंदू बैठ के कर रहे हैं, उस हिंदू को बचा क्यों नहीं पाए? अगर हिंदू एकता की बात है तो हिंदुओं के साथ कैसे हो जा रहा है? और अगर इस देश में अगर यही सब कुछ था तो संविधान को बदलने वाली आपकी बात सच थी। आपके जो लोग कह रहे थे, 10 से 15 लोगों ने कहा था चुनाव के पहले कि हम संविधान बदलेंगे, अर्थात आप संविधान बदलना चाहते हैं। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि हिंदुओं को नहीं एक होगे तो कटोगे बटोगे, अर्थात इनके लिए बाकी सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो इस देश के लोग मानते ही नहीं इस देश में। आपका तो बहुत इसका धन्यवाद। मतलब संविधान को ये लोग नकारना चाहते हैं, संविधान की धता बताकर ये कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के हैं। सिन्हा जी, बहुत दिनों के बाद आप टेलीविजन स्क्रीन पे दिखे, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो आरएसएस ने भी सर इंडोर्स कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मायने क्या है? थोड़ा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मंतव्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठनकर्ता होने के कारण से हम सभी मानते हैं कि समाज एक होगा तो वह मजबूत रहेगा। और इसका उदाहरण भी मैं देता हूँ। 1876 में शल्य राजा थे अफगानिस्तान के, जो उपगण स्थान कहते थे उसे, शल्य जो मामा थे इनके पांडवों के, तो वो कट गया क्योंकि वहाँ हम एक नहीं रहे। वहाँ बौद्ध भी थे, हिंदू थे, सभी थे वहाँ पे, मगर कट गया हमसे। 1904 में नेपाल हमसे अलग कट गया। 1906 में भूटान हमसे अलग हो गया। सर प्लीज सर, पहला राउंड है सर, प्लीज कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। 1914 में तिब्बत हमसे अलग हो गया, हम बटे और हम कट गए। इसके अलावा 1935 में श्रीलंका अलग हो गया हमसे। 1937 में बर्मा, जो ब्रह्म प्रदेश कहा जाता था, ब्रह्मदेश, वो भी हमसे अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान 2 भागों में, वेस्ट और ईस्ट के रूप में बांट दिया गया। 1948 में पीओके हमसे अलग हो गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। 1962 में अक्साई चीन हमसे अलग हो गया। और तो और 1962 में के बाद 1992 में बेरूबाड़ी और 3 बीघा ये हमसे अलग कर दिया गया। और तो और सोचिए, जब पाकिस्तान बटा था तो सियालकोट में लगभग 86% हिंदू थे। वहाँ पे प्रश्न ये उठा कि ये पाकिस्तान में जाएगा या ये तो हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो वहाँ वोटिंग हुई और 40% वहाँ हिंदू गए ही नहीं वोट डाले, तो सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो, तो आप मतलब वृहद हिंदू एकता की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से भारतवर्ष में हिंदू शब्द जो है वो राष्ट्रीयता सूचक है। जैसे ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश कहते हैं, जापान में रहने वालों को जापानी कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते हैं। और यहाँ नहीं, यहाँ का मुसलमान भी जब हज करने जाता है तो हिंदिया मुसलमान कहा जाता है। हिंदू एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, न कि कोई पंथ मजहब। और इससे उसका तो ये बटेंगे कटेंगे को आप पॉलिटिकली चाहते हैं कि ये एक रह जाए? सब पूरा समाज एक होना चाहिए। देखिए, 1857 में हम एक थे, भावनात्मक स्तर पर हिंदू मुसलमान सब एक था, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर क्या हुआ? परंतु आप आर्काइव, आप जरा ब्रिटिश लाइब्रेरी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहां बैठक हुई संसद में कि हिंदू मुस्लिम अगर वहाँ एक है तो बड़ा गड़बड़ है, फिर हम शासन कैसे करेंगे। तो उन्होंने 5 ICS को तैनात किया, जिसमें से 2 ICS आए। उन्होंने आर्य द्रविड़ थ्योरी खड़ी की। रामास्वामी पेरियार को उन्होंने राम का, सर आप बहुत पीछे चले गए, थोड़ा डिबेट नहीं, मैं बता रहा हूं मिस्टर मैकली। आप मुझे बताइए कि दत्तात्रेय होसबोले ने किस मकसद से इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उन्होंने ये कहा कि जो संघ 1925 से कर रहा है, वही है, जो कह रहा है, वही अब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं।
तो हम इसको इंडोर्स तो करते वो भी मतलब हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि बटो मत। इसीलिए हम उसे समवैचारिक संगठन कहते हैं। तो इसको हमारे विचार इसको ये माने कि वो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि बटिए नहीं। हम हिंदू इस राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के अर्थ में ले रहे हैं कि हिंदू धार्मिक आधार पे नहीं ले रहे हैं, यानी भारतीय। हम तो सबके अंदर संगठन स्थापित कर रहे हैं भाई। ऑल राइट, शुक्रिया सर। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसिम वकार हमारे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका। जब आपने इस नारे को सुना सर पहली बार कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके मन में पहली मर्तबा क्या आया कि इस नारे के सियासी मायने क्या है? देखिए सर, पहले बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि योगी जी का नारा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नारा योगी जी का। अब सब समझे हैं उसको। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे और कुर्सी से हटोगे। समझिए, 2012 में सरकार बनी पिछड़ों की, मुख्यमंत्री पिछड़े, और जैसे ही बटे पिछड़े वैसे ही पिछड़ों के नेता खत्म, सत्ता खत्म। मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री, जैसे ही दलित बटे वैसे ही सत्ता से बाहर हो गए। अगर ब्राह्मण बटे ना होते तो ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री होते और योगी जी कुछ और होते। अगर बीजेपी के पिछड़े ना बटे होते तो केशव प्रसाद मौर्य जी बेचारे माफी ना मांग रहे होते। अब पिछड़े बढ़ गए बीजेपी के, तो नौबत तो ये देख ली सर, आ गई। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। मुझे लगा आप तो योगी जी की तारीफ में बोल रहे हो। आपने कहा नारा सही दिया है उन्होंने। सही नारा दिया है। वो कह रहे हैं बटना नहीं, बोला कभी सत्ता में आ नहीं पाओगे वापस। वो दलितों से कह रहे हैं बट गए थे तो सत्ता से बाहर होगा, बटना नहीं। वो यादवों से, पिछड़ों से, सबसे कह रहे हैं बटना नहीं, अगर बट जाओगे तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आओगे। अभी देखिए RSS की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बौद्धों की वजह से सब अलग हो गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सारे समर्थक, सारे फॉलोअर, सारे मानने वाले सब बौद्ध हैं, तो बौद्धों को मान ही नहीं रहे हिंदू। कहाँ मान रहे हैं सर? बौद्ध तो अलग धर्म है ना। है, हम तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो सारे दलित तो बौद्ध हैं। एक दलित से पूरे भारत में मुझे कहला दी कि वो बौद्ध नहीं है, बाबा साहब को नहीं मानता। आप दलितों की चिंता छोड़े, थोड़ी वृहद। मैं देश की चिंता कर रहा हूं सर, देश की चिंता। दूसरा, इन्होंने कहा कि हिंदू जो अल्फाज है वो ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई समाज है, राष्ट्रीयता का सूचक है। वो कह रहे हैं कि वो एक देश के लोगों के रहने वालों का नाम है। तो जब हिंदू धर्म ही नहीं RSS की नजर में है तो फिर आप हिंदू धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? सनातन का करते हैं सर। पहले तो हिंदू का करते थे आप। और अगर सनातन धर्म है तो दलितों को कहां इसमें एडजस्ट कीजिएगा? अरे अपने यहाँ वालों को ध्यान दो, जो आलोक अवस्थी बता रहे थे। आलोक अवस्थी साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है और खूब बढ़िया लैपटॉप खरीद लिया है, कमाई ठीक हो रही है। ऐसे मत बोलो। बिजनेस मतलब बिजनेस सर, लैपटॉप ले लिया है, उस पर खूब पढ़ते लिखते हैं, सब निकाल लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं। अगर इनसे कह दिए कि अभी आंखें बंद करके क्लोजअप लगाइए और जो उन्होंने पढ़ा था वही पढ़ के दिखा दे दोबारा, सर राजनीति छोड़ दूंगा, चैनल से भी उठ के चला जाऊंगा। ए भैया क्लोजअप करो। आप ऐसे मेरे से बात करो, पहला राउंड है, कोई ऐसा इंटरेक्शन लिख के लाए सब। हाँ तो ठीक है, गूगल से सर्च किया, गूगल से। अगर तथ्य गलत है बताइए। नहीं आलोक जी, आलोक जी पूरा टाइम मिलेगा सर। मैंने जो बातें रखी है, इनके पास 30 सेकंड और बचे सर, इनको बोलने दें। अरे सर एक शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी का मैंने वीडियो सुना। देखिए अवस्थी साहब पंडित जी हैं ये तो, बट आप भी पंडित हैं। अरे भाई शंकराचार्य जी हैं, वो थोड़े से नाबीना हैं। उनका मैंने वीडियो सुना, वो कह रहे हैं आटक पाटक है ही नहीं। देखिए ये बात नाबीना कैसे शंकराचार्य जी को? अरे बीना है, बीना। अरे सर सब दिखता है। नाबीना तो बटेंगे तो सर सब दिखता है उनको। योगी जी बृहद बटने की कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। सबको योगी जी हर जाति को एक करना चाहते हैं। बहराइच में आलोक जी प्लीज सर 20 सेकंड आपके पास। थैंक यू आलोक जी, 20 सेकंड बचे वकार साहब। बहराइच में कितने ब्राह्मणों के खिलाफ रिपोर्ट हुई है और कितने ब्राह्मण जेल चले गए और शुक्ला जी का हॉस्पिटल जला दिया गया और पंडित ही सब जेल जा रहे हैं और मरा बेचारा वो मरहूम हमारा भाई मिश्रा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपनी कम्युनिटी पे बोलना था तो आज आप ब्राह्मणों पे बोलने जा रहे हो। ब्राह्मण हमारे भाई हैं सर, सब भाई हैं सर, हम लोग देश में रहते हैं, एक देश के रहने वाले सब। आप बताइए अगर अतीक अहमद की, थैंक यू सर अतीक अहमद की अगर पुलिस 10 सेकंड सर, हाँ अगर अतीक अहमद की और अशरफ की पुलिस कस्टडी में मौत हो सकती है
तो 15 दिन में 20 दिन में हिंदुस्तान लखनऊ में जो 2 मारे गए वो कौन है? वो हिंदू नहीं है। सर जवाब तो आप दीजिए। सर मुस्कुरा रहे हैं आप, जवाब ही नहीं देना। नहीं, मैं क्यों मुस्कुराऊंगा? किसी की मौत पे मैं सर देश वो तो आलोक जी अपनी बारी में जवाब अब मैं बता रहा हूं थैंक यू सर। अगर बीजेपी की बात में आ गए तो देश खतरे में है। बहुत धन्यवाद सर। नावेद चिकोजी जाने माने पत्रकार है। नावेद जी, क्या बीजेपी को इसका राजनीतिक रूप से लाभ हुआ है ये बटोगे तो कटोगे वाले पे, या फिर ये जो 4 जून के नतीजे आए हैं उसका पॉलिटिकल डाइवर्जन है? लाभ तो दिख गया, तुरंत लाभ दिख गया। देखिए, भाजपा ने देश को एक संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको आत्मसात किया, उसको अपना लिया। देश ने अपनाया या नहीं अपनाया तो नतीजों के बाद आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग अक्सर ये बात कहते थे, खासतौर से लोकसभा में जब ये हार हुई भाजपा की, तो हमने कहा कि संगठन अलग था, सरकार अलग थी, संघ अलग थी, दिल्ली अलग था, यूपी अलग था। लेकिन योगी जी ने जो नारा दिया उसको केंद्र ने भी अपना लिया और उसको संघ ने भी अपना लिया। यानी उस नारे को सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया और संघ ने भी अपनाया। यानी योगी और मोदी अलग नहीं हैं। अब वो संदेश भाजपा में सबसे पहले गया कि हम बटे नहीं हैं। हम बट गए थे तो उत्तर प्रदेश में हार गए थे, अब बटेंगे नहीं। ये उपचुनाव आ रहा है, इसमें हम बटेंगे नहीं। ये संदेश बटने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 30 मिनट हो रहे हैं डिबेट को, बटने का मतलब क्या है? बटने का मतलब साफ साफ है, जिस कि तरह हम कौन लोग किसको कह रहे बांटने थे की बात कर रहा कि है? भाजपा बट गई है। यानी दिल्ली वाली भाजपा अलग है और उत्तर प्रदेश वाली भाजपा अलग है, संघ कुछ और चाहता है। लेकिन योगी जी ने अपनी ताकत दिखा दी, उनके नारे पर मोहर नरेंद्र मोदी ने भी लगा दी और संघ ने भी लगा दी। यानी सब एक हैं, हम सब एक ताकत है। और अब वो पूरे देश के वोटर को ये संदेश दे रहे हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, कहीं भी हम लोग बचपन तो क्या से योगी की लाइन ही भविष्य में भाजपा की लाइन है? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है कि योगी की लाइन को संघ ने भी और दिल्ली की भाजपा ने भी मोहर लगा दी। यानी योगी ही सबसे बड़े हैं। तो सबका साथ सबका विकास, इसको थोड़ा बैक बेंच में लाया जाए। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये बात स्वीकार कर लिया गया कि योगी जी के साथ में थोड़ा सा भी डिस्टेंस हुआ तो हम वही हमारा नुकसान हुआ जो लोकसभा में हुआ था। अब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो। हम सब एक हैं, भाजपाई एक हैं, संघ एक है, योगी मोदी सब एक हैं। सबसे पहले तो ये जो पीडीए की बात चल रही है कि अगर वो सब लार्जर, अगर उन्होंने कैनवस पर सबको एक करने की बात की तो इसका इंपैक्ट पीडीए पर क्या पड़ेगा? देखिए, पीडीए पे तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात अगर की जाए, खुल के ये बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुल के ये बात कह रही है कि जातियों में मत बटो। अगर जातियों में बट गए तो हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, समाज कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरे मायने में क्यों ना ले? भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ये भी कह रही हो कि हिंदुओं बट के वोट मत दो, आप पीडीए को दो, कांग्रेस को दो, सपा को दो या हमें दो। वो ये तो नहीं कह रही है हमें वोट दो, ये कह रही है कि बट के वोट मत दो। क्या बीजेपी बंद में ये मैसेज देना चाहती है? हालांकि मैंने आलोक जी से हर तरह से पूछा, क्या ये वृहद हिंदू एकता की बात कर रहे हैं? बटने का देखिए, एक बात तो है वो, और मुसलमान को आइसोलेट कर रहे हैं, ऐसा है? हिंदुओं को जातियों में बांटने वाला विपक्ष है। कभी वो संविधान खत्म हो रहा है ये कहता है, कभी वो ये कहता है कि भाई जातिगत आरक्षण नहीं हो रहा है इसलिए पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए बटो मत, एक प्लेटफॉर्म में आ जाओ और एक साथ रहो। मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। देखिए, इसका एक टुकड़ा जो है इस नारे का, जो पूरी देश की राजनीति का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। आज देश की राजनीति इस नारे पे चल रही है। योगी के मुंह से निकला ये वाक्य जो है पूरे देश की राजनीति में तैर रहा है। योगी की सबसे बड़ी सफलता है और इसको स्वीकार किया नरेंद्र मोदी और संघ ने भी। मैं फिर महत्वपूर्ण बात मुझे ये लग रही है, पर ये एग्रेसिव और बड़ा जोखिम भरा बयान था, ये उल्टा भी पड़ सकता है। ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क था इस तरह की बात बोलना। लोकसभा में बहुत नुकसान भी हो सकता था। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ध्रुवीकरण का जिसने भी कोशिश की थी, या जिस तरीके से हिंदुत्व का जो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे पर काम कर रही है। ये बहुत बड़ा रिस्क भी है और हो सकता है बड़ी ताकत भी दे। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस नारे के दो टुकड़े हैं जी। अब बटो नहीं, ये तो हमें हमारे भारतीय संस्कार हैं। हमारे घर पे भी हमें संस्कार मिले कि बटो नहीं, बिखरो नहीं, एक हो, यूनाइट हो और अपनी ताकत। धन्यवाद नावेद जी। इसमें कोई नहीं, मैं दूसरी बात बस कह दूं, 10 सेकंड दे पाऊंगा, 5 सेकंड मुझे दे दीजिए। करें। दूसरी बात यह है कि बटो नहीं, ये अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुओं को भी अगर कह रही है, सनातनियों को भी कह रहे हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि बटना नहीं चाहिए किसी भी धर्म को। लेकिन कटना जो शब्द है ना, ये थोड़ा हिंसा, आज बड़ी जल्दी है, स्वागत नफरत से भरा हुआ है।
कटना धन्यवाद, शब्द जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेन जी भी इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। ये एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उठाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हो सकता है कि इसको दिल्ली स्वीकार न करता, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्वीकार न करती, मात्र संगठन न स्वीकार करता, बट फाइनली मैं देख रहा हूँ, अभी परसों मैंने आरएसएस के डिप्टी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि फाइनली योगी की लाइन ही बीजेपी की लाइन है और भविष्य की बीजेपी की भी यही लाइन होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, योगी एक भाजपा के हिंदुत्व का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी बात जब होती, उनकी डिमांड देश के विभिन्न राज्यों में होती है और वो जब भी जाते हैं तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही ज़्यादा भाषण करते हैं। और अब उनका ये भाषण काफ़ी हिट हो चुका है, बंटने और कटने वाला। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा में जो कमी रह गई और संविधान के जो ख़त्म होने का, आरक्षण के ख़त्म होने का जवाब बीजेपी नहीं दे पाई थी, उसका जवाब अब निकल आया है और इस नारे से वो इसका तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं। और इस नारे ने इनको कई राज्यों में फ़ायदा पहुंचाया है। आज भी योगी आदित्यनाथ हरियाणा गए थे, वहां पर उन्होंने बात कही है। लेकिन अब जिस देश में खुलेआम मुर्गा न काट सकते हो, वहाँ आदमी कोई काट लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और ये नारा एक वेब की तरह है जो हिंदुओं को एक और आकर्षित करता है, बस इसका उपयोगिता यही है। और तो क्या इस नारे ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट या बज़ क्रिएट किया, स्पेशली उस कम्युनिटी में जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में इनके पास वोट नहीं किया? स्पेशली मैं बैकवर्ड कम्युनिटी की और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के एक बड़े सेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के साथ में जब संघ ने आज ये बताया कि उसकी टोलियां निकल चुकी हैं और उपचुनाव में वो प्रचार करेंगी, तो ये साफ हो गया कि ये नारा उसमें अब और उसको धार मिलेगी। ये बात तो सही है। देखिए कि दलितों के घर पर भोजन भी किया, दलितों को, ओबीसी को काफ़ी सम्मान दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट बीजेपी का बिखर गया और उसकी वजह से बीजेपी को हार हुई। उसकी वापसी कैसे हो? क्योंकि एक तो जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उन्हीं को जोड़ के तो एकजुट करना है। उसमें ओबीसी भी है और दलित भी हैं। और बीजेपी की जो लाभार्थी की योजनाएं थी, उसके बावजूद लोग बिखर गए। तो अब धर्म ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से सबको एक साथ लाया जा सकता है जी। वैसे ये बहुत बड़ा नारा है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद से इतना बड़ा नारा शायद कभी आया नहीं होगा। एक नारा जरूर अंग्रेज चलाते थे, फूट करो राज, फूट डालो राज करो। वो आज़ादी के साथ समाप्त हो गई उनकी वो साजिश। लेकिन जब धार्मिक एजेंडे की बात आई आज, तो इसमें बहुत बड़ा एक डिवीज़न दिखता है और ये हिंदुओं को एकजुट होने का बात कहता है ये नारा। लेकिन ब्रजेश जी, इसके अलावा बीजेपी के पास और कोई तत्कालिक स्थिति नहीं है पीडीएस से निपटने की। उसके सामने मजबूरी थी इस तरह के नारे की, और ये नारा योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ही दे सकते हैं, जो भगवा के ध्वजवाहक हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं आज की तारीख में। तो इस देश में इसके पीछे कारण भी बहुत से हो सकते हैं। कई पहनावा कारण है, कई खान पान कारण है, कई पूजा पद्धति कारण है, जिसके नाते एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से विरोध रखते हैं, नफरत करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं जी। और उसी के नाते ये चीज़ें आज पैदा हुई हैं। वैसे चुनाव में इन सब के बावजूद भी ये नारा भी चलेगा, लेकिन थानेदार भी लड़ेगा, लेखपाल भी लड़ेगा, कोटेदार भी लड़ेगा, और तब चुनाव पार होता है। उपचुनाव ये बहुत कठिन उपचुनाव है, आसान नहीं है, और इसको पार करना होगा। इसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां करनी है बीजेपी को। वैसे निषाद भी कह रहे हैं कि अगर निषाद नहीं होगा तो आने वाले वक्त में नैया पार नहीं होगी। सब अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को बताते हैं। खेवानार जी दिख नहीं रहे इधर कई दिन से। हाँ, वो तो अभी नया कोई उनका नारा तैयार हो रहा होगा, पोस्टर लगेगा। है वो 27 के खेवानार लिखा उन्होंने।
बहरहाल सुनिएगा जी कि अब हो रहे हो अलग तो बंटवारा कर लेते हैं, ये चांद तुम्हारा हुआ और दाग हम रख लेते हैं। नींद देता हूँ तुम्हें और रात खुद को दे रहा हूँ, और चराग तुम्हारे हिस्से में मैं जुगनू ले रहा हूँ। और ऐसा करो कि ये बादल तुम रख लो सारे, बस दे दो मुझे कुछ सावन के मारे। और सुनो अब ये धरती भी बांट लेते हैं, अपना अपना हिस्सा काट लेते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या योगी आदित्यनाथ की लाइन ही भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान और भविष्य है? योगी आदित्यनाथ जी ने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसमें क्या गलत है? और देश को बांट करके देखने की बात क्यों की जा रही है? राजनीतिक दलों के नेता एक धर्म विशेष को गुमराह करके, डरा करके रखना क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं उनको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं? क्योंकि वोट नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी नगण्य शून्य पर पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की धारणा को लेकर के 10 सालों से शासन किया, एक सुनियोजित रूप से उनको जातियों के आधार पर बांट करके और उसको पेश किया गया। और उसी दूसरी तरफ एक धर्म विशेष को भड़का करके हमेशा भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए, चाहे उनके लिए आप गर्दन कटा दीजिए, शासन की सारी नीतियां उनके लिए बना दीजिए, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो वो हटाने के लिए नहीं जाते, वो हराने के लिए वोट करने जाते हैं। उनका खुद का कोई नेतृत्व तो नहीं है। नेतृत्व इसलिए नहीं है कि पिछले को बना रखा है उनको कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी और ये बात आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं आलोक जी? हाँ बिल्कुल, मैं समय कह रहा हूं। और अब आपको एक बात और उदाहरण दूंगा, मैं अपनी बात तथ्यों के आधार पर कहूंगा। आप अब हसन नसरल्लाह को जो है एक बड़े नेता थे और लेबनान में मारे गए। लेबनान के नेता थे, भारत के नेता नहीं थे। पूरे भारतवर्ष के अंदर उनका मैडम बीच में नहीं, प्लीज नो मैडम, प्लीज बोलने दीजिए। आज हाँ नहीं प्लीज, आप अपनी बारी बोलिए, मैं दूंगा समय। बांग्लादेश भी हमारे भारत से इसी कांग्रेस की वजह से कटके अलग हुआ था। बांग्लादेश अपनी बारी वहां पर सुनियोजित रूप से एक भी मुस्लिम नेता या एक भी कांग्रेस का नेता या एक भी समाजवादी पार्टी का नेता खड़ा नहीं हुआ कि जो है एक बोल सके। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अपने बात से एक मैसेज देना था कि नहीं हमारे ये गलत हो रहा है, हम आपके साथ। इसको डिबेट इंटरेक्टिव रखते हैं। ये बताइए कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आपके पास कोई मशवरा है? देखिए ब्रजेश जी, मेरा इतना ही कहना है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देश उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। जो बांट कर देखने की जो नीति है ना कि ये खराब है और ये अच्छे हैं, आपके इस लाइन के पीछे थोड़ी चेतावनी दिख रही है। आपने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये कुछ चेतावनी भरे शब्द आप बोल रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, आपके जो दर्शक हैं, आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं, सब बहुत समझदार हैं और आप भी बहुत समझदार हैं। शब्दों के जाल में बात नहीं कट सकती है, ये बात दिलों में बैठ चुकी है लोगों के। देखो मैं कोई शब्द बोला, यही बोल रहा है, मैं इनसे केवल तसल्ली से पूछ रहा हूं। ब्रजेश जी, आखिर क्या कारण थे कि देश का बंटवारा 1947 में हुआ? क्यों हुआ बंटवारा? तो क्या इसी जातीय उभार को, आलोक जी, क्या ये जो जातीय उभार हुआ पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, जिससे जैसे परिणाम आए, आप जिक्र भी कर रहे थे जिसका 2 मरतबा आपने जिक्र किया, क्या ये जातीय उभार को खत्म करने के लिए ही बटेंगे कटेंगे वाला पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे किया गया है? देश को समग्र रूप से देखना चाहिए। देश का अगर शरीर का एक हिस्सा भी अगर दर्द देगा, फोड़ा बनेगा, तो पूरे शरीर को कष्ट होगा। देश की प्रगति रुकती है, देश का विकास रुकता है, समाज में फोड़ा कौन है सर? घटती है। तो सर फोड़ा कौन है? एक सेकंड सर प्लीज, आप लोग शांत। कोई भी फोड़ा कौन है? कोई भी अंग हो, देश का कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी अंग हो, आप किसको फोड़ा मानते हो सर? अगर नहीं, मैं फोड़े के शब्द शरीर के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी को फोड़ा नहीं बता रहा हूँ ब्रजेश जी, मेरे शब्दों का उस तरह से मत निकालिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो मैडम, किसको फोड़ा कहना चाहते हो? मैडम प्लीज बीच में ना बोलिएगा, प्लीज कोई बीच में नहीं। मुझे प्लीज बोलने का समय दीजिए ब्रजेश जी, मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर बात आपकी। सर 5 मिनट से आप बोल रहे हो, फोड़ा का मतलब क्या हुआ? आपने किसको कहा फोड़ा?
देश में मैंने कहा जब आपने कहा ना बटेंगे क्यों, तो बटने में फिर कष्ट क्यों होता है। एक वर्ग अगर असंतुष्ट है, एक वर्ग अगर खाली विरोध की राजनीति कर रहा है, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अगर 70%, 80% लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और 20% खींच के रखेंगे पीछे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं इतना जानना आपसे पूछना चाहता हूं। आपके कहने का तात्पर्य आलोक जी ये 20% ही थोड़ा है। असीम बकार की जो पार्टी है, असीम बकार की पार्टी ना सर, ये 20% ही फोड़ा है सर। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा। असीम बकार की जो पार्टी ये कौन सी बात हुई, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दोगे। असीम बकार की पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, ये सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। राजनीति में इनका भी एक रोल धन्यवाद सर। लेकिन ये शिया और सुन्नी की बात नहीं करेंगे कि एक दूसरे की मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ते, एक दूसरे का संबंध क्यों नहीं बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया, अहमदिया कृपया हमारे साथ बनिए प्लीज, कॉपरेट सर। थोड़ा वक्त कम है, सब और भी पैनलिस्ट है हमारे पास। बस 15 सेकंड में सारी बात कह दूंगा। देश के बाहर चले जाइए, वहां हिंदू नहीं है, तो वहां कौन मर रहा है। अहमदिया मारे जा रहे हैं, शिया मारे जा रहे हैं, कुर्द मारे जा रहे हैं, हनफी मारे जा रहे हैं, वहाबी मारे जा रहे हैं, और तमाम जितने इनके फिरके हैं एक दूसरे को मार रहे तलवार लेकर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं आउट ऑफ टर्न आसिम वकार को मौका देता हूं, चूंकि आलोक जी ने अपनी पूरी परिचर्चा में इनको ही सेंटर पॉइंट पे रखा, तो मैं चाहता हूं कि आलोक जी की बात का जवाब आप डायरेक्ट दें। देखिए, बार बार वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि नेक बनो, नेक बनो। कहा ये बीजेपी कह रहे हैं सर। अब नेक बात है, नेक बनना चाहिए। हाँ, नेक। अब हम बताते हैं आप कौन से नेक बना रहे हैं। स्कूल में एक टीचर थे, वो बच्चों से कहते थे कि नेक बनो, नेक बनो। तो बच्चे ने कहा नेक कैसे बने मास्टर साहब। कहने लगे लोगों की मदद करो और रोज़ एक नेकी करो तो नेक बनोगे। तो वो बच्चा दूसरे दिन बहुत लेट आया, सुबह 7 बजे स्कूल था, उसको 10 बज गया। तो टीचर कहने लगे कि तुम लेट क्यों हो गए। उसने कहा सब नेकी कर रहे थे, हम नेक बनेंगे अब। तो कहा नेकी कर रहे थे, क्या नेकी कर रहे थे। कहने एक बुढ़ा आदमी था, उसको रोड पार करा रहे थे। तो कहने रोड पार कराने में इतनी देर की, 7 बजे का स्कूल 10 बजे आए। कहने साहब वो रोड पार ही नहीं कर रहा था, तो उसको मार मार के रोड पार कराइए। कैसी बातें करते कहने क्यों नहीं पार करा, कॉमेडी शो नहीं चल रहा भाई। कहने कि क्यों नहीं मार के क्यों पार कराई। कहने साहब जहां बैठा था घर उसी का था, वहीं पर था, उसको जबरदस्ती रोड पार करा दी, नेक बन गए। प्लीज मैं नहीं, शांत रहे आप। ये नेक बन रहे हैं, ये पूरे भारत को नेक बना रहे हैं अपनी तरह। मतलब जाति कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है। अब सर मैंने तो नेक बना रहे हैं पूरे भारत को, ये जबरदस्ती एक तरह से चेतावनी। देखो इन्होंने कुछ वो नसरल्ला किसकी बात कर रहे थे, कौन था? हसन नसरल्ला। हाँ, कौन है वो? हसन नसरल्ला। हाँ। नसरुल्ला जो हैं वो शहीद हैं, इनको पूरी जानकारी ली नसरुल्ला साहब के बारे में। नसरुल्ला साहब की हत्या की है इजराइल ने और उसके आतंकवादियों ने। आईडीएफ आतंकवादी है। नसरुल्ला साहब शहीद हैं हमारे। अरे सर, नसरुल्ला पे चर्चा नहीं है सर। सुनिए सर, बात मैं तो सिर्फ रेफरेंस में बोल दिया, बात छेड़ी, रेफरेंस थी वो। हम बात यहाँ यूपी की कर रहे हैं। बात छेड़ी हो तो सुनिए। मुझे तो पता ही नहीं मैप में है कहाँ वो। अरे सर, इनकी जानकारी बढ़ा दूं। जब आप लोग अपनी अपनी बढ़ाना, यहाँ मुद्दे पे। जब तिकरित में हमारे भारत की और पाकिस्तान की नर्सें किडनैप कर ली ISIS ने, वहां पर जो तो उन नर्सों को छुटाने वाले कासिम सुलेमानी साहब थे और नसरुल्ला साहब थे। अब पहले तो ये तय कर ले के बारे में क्या विचार है। सुनिए सर, एक सेकंड आलोक जी, सर मैं 20 सेकंड दूंगा, आप या तो यूपी पे बात कर लो या जो कहना चाहते हैं। अरे सर एक 20 सेकंड बात तो सुन लीजिए, सेकंड राउंड। नहीं देखिए, ISIS ने हमारी नर्सों को किडनैप किया, उसको आजाद कराने वाले नसरुल्ला साहब, कासिम सुलेमानी साहब। अब आलोक साहब बताएं कि ISIS आतंकवादी है या नसरुल्ला है जो जिन्होंने नर्सों को छुटाया। मैंने आतंकवादी किसी को नहीं कहा है, ये आप कह रहे हैं। मैंने तो एक नेता की बात करी है कि वो उनकी। अच्छा छोड़ो ना, कहाँ इजराइल लेबनान चले गए। जानकारी सर आपके पास। सर आप मुझे बताओ कि ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ सब, किसको एक कर रहे हैं ये सर पहले तो खुद एक हुए और पाठक जी को बनाया पूरी जोर लगाकर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, ये बोले जिंदाबाद। आपको योगी जी से क्या प्रॉब्लम है? आप तो अभी जब डिबेट की शुरुआत में प्रशंसा कर रहे थे। नहीं, मैं तो सर ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं सर। क्या ब्राह्मणों को एक नहीं होना चाहिए? देवबंदी के बारे में क्या विचार है इनका? नहीं, क्या देवबंदी के बारे में क्या विचार है? क्या उनकी जिज्ञासा शांत करो। क्या ब्राह्मणों के बारे में क्या शांत करो उनकी जिज्ञासा। मैं कह रहा हूं क्या ब्राह्मणों को एक नहीं होना चाहिए। सर थैंक यू सर, आप लोग टाइम बोहरा के बारे में क्या करते हैं? धन्यवाद सर। आप बताइए, ब्राह्मण हो गया, आप एक दूसरे ब्राह्मण का नारा नहीं लगा पा रहे हैं सर। आप अपने बता रहे हैं एक होंगे, कहाँ एक हैं आप बताइए। आजम साहब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी मंसूरी कौन है आपके यहाँ?
रोटी और खाने जाते कांग्रेस क्या के उसके पक्ष यहाँ? में चिकवा जो कौन है, नाई कौन 4 है, जून को दरवेश कौन नतीजे है आए आपके उत्तर यहाँ? प्रदेश फकीर में। कौन है आपके धन्यवाद यहाँ? आलोक जी, उसके शुक्रिया। जाते हैं रिश्ता करने ओके, कभी? थैंक यू। तो क्या उसके बाद नहीं, ये चर्चा जातीय करेंगे, उभार को दलितों खत्म की करने के चर्चा लिए करेंगे, दलितों की बीजेपी ये चर्चा नारा लाई है? करेंगे। आपको एहसास है बताइए इसका? मुसलमानों में कितनी ओके, आजम जातियां हैं? खान, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए आजम साहब। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास 60 सेकंड है सर। नतीजों के बाद बीजेपी को लगा कि जो उसकी हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं कटाई में पड़ गई। फिर आरएसएस ने योगी जी को हाथ रखा और कहा कि अब आप हिंदू नेता होंगे, मोदी जी और अमित शाह जी काफी नहीं रहे। पढ़ रहे हैं आजकल आप आरएसएस को, लग रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस वालों को नहीं पता उतना जितना आपको मालूम। नहीं भाई, ये सब चीजें आप ही लोग बताते रहते हैं, इसलिए तो अब आज के डेट में इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी उसको अपना डिफेंड कर रहे हैं और ये अपने को तो मेंटेन मतलब लखनऊ में आप योगी जी की तरफ से खेलते हो और दिल्ली में किसकी तरफ से खेलते हो? नहीं, हम लोग खेल नहीं रहे, हम लोग तो अपनी पीडीए की बात करते हैं। जो पीडीए हम लोगों ने जागरूक किया था लोकसभा चुनाव में, जो दलित, ओबीसी और वंचित क्लास है उसके तो अब सामाजिक कैसे न्याय इन की ही सबको आप लड़ाई हम रोक लोग के लड़ रहे हैं। रखोगे? जो पिछड़ा दलितों को आप जोड़ने में कामयाब हुए थे लास्ट इलेक्शन में, उनको आप कैसे इकट्ठा रख पाओगे जब इतना एग्रेसिवली पॉलिटिकली बीजेपी चेज कर रही है? तो ये आपके लिए चिंता का विषय है ये नहीं, नारा? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जो जमीन है वो बिल्कुल खाली है। उसमें हम लोगों को बिल्कुल दिख रहा है कि ग्राउंड पे इन्होंने Thank you, sir. दलितों के लिए, ओबीसी के लिए कहीं कोई काम नहीं किया है। एक थानेदार से लेके जब हम बहुत शुक्रिया कमिश्नर सुधा जी। देखते हैं तो सब वही। सर धन्यवाद, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सर्वर वक्त की थोड़ा क्लास कमी है। सुधा जी, आप कुछ आलोक जी को रोक रही थी बीच में, आप बोलिए क्या बात थी, क्या मैं ऐसी बस बेचैनी पूछना थी चाहती आपको? हूँ कि विदेश नीति क्या है देश की, क्या इनको पता भी है? फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, उस पे विदेश नीति क्या अरे, कहती रूलिंग है? पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं वो पता जो है, कहेंगे इन लोगों वही को पता माना ही नहीं जाएगा। है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि विदेश नीति क्या कहती है। इनको पता ही नहीं है कि विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है वो क्या कहता है। लोग तो उड़ा देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने युद्ध रुकवा दिया और वहां पे आके बैठते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कम से कम उनको ये पता होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीच में बोलिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे आरएसएस के भाई ने शुरू किया, अरे न जाने कहां कहां से किसको किसको जोड़ के, अरे भाई नहीं जुड़ पाए, कटे तो गलती हमारी थी। दूसरी बात, 80 करोड़ को आप अनाज खिला रहे हैं, 80 करोड़। एक सेकंड आलोक जी, बात सुनिए, बात सुनिए आलोक जी, बात सुनिए। आप जिस मैडम कंप्लीट जी करें। मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जिसको आप जोड़ने की बात फिर से कर रहे हैं, पहले 80 करोड़ लोगों को तो दीजिए न्याय जो आप अनाज दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप जब एक कटने पिटने की बात करते हैं तो आपके लोग, मैं पूछ रही, मोहित पांडे या फिर जो मिश्रा मारा गया वो कौन था, किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा? आपके अरे कैसी बात करें, कम से कम देश के बारे में सुरक्षा करिए। जो कटने की बात कर रहे हैं ना, आप अपने लोगों को काट रहे हैं। आपने पूछा लोग जी से मोहित पांडे का मुद्दा उठाया? वो कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, इन लोगों के मुद्दे, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं पूछिए तो है। आप। इन्होंने जानबूझ के उस बच्चे की मौत हो 600 रुपए के लिए, तो जिस देश में 600 रुपया इतना मायने रखता हो, 5 किलो अनाज मायने रखता हो, उस देश में विश्वगुरु बनाएंगे लोग, ऐसी बातें करते हैं। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया। आपको कम से कम देश के बारे में कोई आपस में खुद आप लोग बांटने में लगे रहते हो और दूसरों की बात करते प्लीज हो। कोऑपरेट। सर आप मुझे बताइए कि क्या योगी की लाइन को ही ये माना जाए कि भविष्य की जो आरएसएस की विचारधारा राजनीतिक रूप से है और बीजेपी की है, योगी की लाइन ही अडॉप्ट की जाएगी? देखिए, मैं फिर कहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा सामाजिक सेवा और सामाजिक संगठन की है, और हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि अगर संगठित रहोगे, यूनाइट रहोगे, तो आप सुरक्षित रहोगे। और इसीलिए संघ ने बहुत पहले कहा कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक है। और हम संघ के सन 25 से गा रहे हैं गीत कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, और खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। ये विचारधारा जो लेके हम चल रहे हैं, उसी को भाजपा, चूंकि समवैचारिक संगठन हमारी है, तो वो कहती है। सर पहली बार ऐसा हुआ, अब तक आरएसएस एक पॉलिटिकल लाइन तय करता था, बीजेपी के लीडर्स उसे फॉलो करते थे। ये फर्स्ट टाइम है बीजेपी की हिस्ट्री में कि किसी बीजेपी के टॉप पॉलिटिकल लीडर ने एक लाइन तय की और आरएसएस उस लाइन के पीछे है। आरएसएस की ही लाइन थी जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। देखिए मैं आपने पता नहीं आपको, हमने ये गीत 1925 का बताया, योगी जी की लाइन है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, जिसको और आपने बहुत पहले योगी के बहुत पहले ही कहा था भागवत साहब ने कि सबका डीएनए इस देश में एक है। तो हम सबकी एक बटेंगे तो एकता की बात, जो विचारधारा दी वो योगी की विचारधारा है। देखिए, अब शब्दों को आप राजनीतिक ढंग से बात करेगा, समाज वाला व्यक्ति सामाजिक ढंग से बात करेगा। मैं कह रहा हूं सब एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो इसको स्वीकारने में वो नेता हैं, लीडर हैं,
ये स्वीकारने में क्या गुरेज है कि उन्होंने एक कंसेप्ट दिया और आप लोग फॉल इन लाइन आ गए, तो इसको स्वीकारने में आपको क्या परेशानी है? भाई देखिए, हमेशा विचार आप नहीं दे सकते, कोई दूसरा भी दे सकता है। हम हमारा प्रयास देखिए, ओडीपी में धर्म संसद हुई, वहां हमारे सरसंघ चालक जी पहुंचे, गोलवरकर साहब थे, उन्होंने वहां सबसे कहा कि इस देश में छुआछूत पाप है और आप लोग कहिए इसको। वहां खैर प्रस्ताव नहीं पारित हो सका। इलाहाबाद में जब कुंभ में वो संसद बैठी तब इन लोगों ने कहा कि यदि छुआछूत, तो योगी की लाइन ही भाजपा का भविष्य है। देखिए, जो संघ की लाइन है वही देश का भविष्य। सर योगी की लाइन पे संघ की लाइन है सर। फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र नीति की बात करता है, वो योगी जी भी तो वही राजनीति की बात नहीं करता, बांटने की बात नहीं करता, वो एक होने की बात करता। तो ये बटेंगे कटेंगे फिर? देखिए, मैंने फिर कहा कि कटना किसे कहते हैं, हमने उदाहरण दिए ना 7, 8, 10। सर एक बात बताओ मुझे, योगी के जैसे मैं पूछता हूं आप बात को घुमा देते हो, योगी के विचार के पीछे खड़े होने में आरएसएस को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप स्वीकार तो करिए, आरएसएस के विचार के पीछे योगी जी खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आरएसएस का ये 1925 तो का आप विचार है, जबरदस्ती किसी को आगे कर रहे हैं। 1925 का विचार है, उसी को वो कह रहे हैं। हम समाज संगठन की तब से ही बात कर रहे हैं। सर योगी जी ने ये बात पहले कही है, आरएसएस ने इंडोर्स किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सर। हम फिर कह रहे हैं कि हमारे ही विचारधारा को एक रहोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित। धन्यवाद सर। उसी विचारधारा को बात कहा उन्होंने। ओके, तो मतलब पहले नंबर पर आरएसएस का नाम लिखे? बिल्कुल लिखिए। ओके, नावेद जी आप बताएं। तो हम तो सोचे थे कि सिन्हा जी एक्सेप्ट करेंगे, पर कह रहे नहीं, हमारे ही विचार को उन्होंने बढ़ाया। नहीं, बिल्कुल सिन्हा जी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि संघ के विचार उनके शब्दावली जो है वो ऐसी नहीं हो सकती। कटना, जबा होना, विध्वंस होना, ऐसा संघ ने आज तक जो भी बयान दिया उसमें ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं की। ये योगी जी की आक्रामक एक बहुत ही उद्वेलित वो करने के लिए, भावनाएं को आगे बढ़ाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, ये उनकी एक पंच लाइन है जो हिट है और इसको संघ ने अपनाया है और इस पर मोहर लगाई है। मतलब फर्स्ट योगी जी हैं इस पे। संघ ये तो कह सकता है कि एकजुट हो, और कहता रहा, अच्छी बात है, समाज को एकजुट होना, हिंदुत्व को भी एकजुट होने के लिए कोई इस पर आपत्ति नहीं कर सकता, अच्छी बात है, किसी धर्म के लोगों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि नहीं तो कट जाओगे, कट जाना विध्वंस जैसी शब्दावली है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाली है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बात बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।